Hello and welcome back to my channel साइंस ज्ञान रश्मि चुग दिस साइड। आज हम कर रहे हैं क्लास 8th का साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का थर्ड पार्ट। इसके जो दो पार्ट हैं वो इससे पहले आ चुके हैं, ठीक है। उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। तो आज हम उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे इरिगेशन से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इरिगेशन। इरिगेशन का क्या मतलब है? सिंचाई। सिंचाई मतलब पानी देना। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। सभी लिविंग बींग्स को क्या है? पानी की ज़रूरत होती है। हम सभी जानते हैं ज़िंदा रहने के लिए पानी जो है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पानी जो है एब्जॉर्ब होता है कहाँ से? प्लांट की रूट्स से। और पानी के साथ साथ क्या क्या एब्जॉर्ब होता है? मिनरल्स और फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। तो पानी के साथ साथ प्लांट्स की रूट्स में क्या क्या एब्जॉर्ब हो जाता है? मिनरल्स भी और फर्टिलाइज़र्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सोख लिए जाते हैं प्लांट्स की रूट से। जो प्लांट्स होते हैं उनमें लगभग 90% वाटर होता है, ठीक है। जो प्लांट की जो बॉडी बनी होती है वो कितने परसेंट वाटर से बनी है? 90% वाटर से। वाटर जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है? एक हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से कि वाई वाटर इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट्स, ठीक है। तो हम इसका क्या आंसर लिखेंगे? बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। सबसे पहले तो ये कि जो बीज हैं वो अंकुरित नहीं होंगे, ठीक है ना। यानी कि बीज में से प्लांट नहीं बनेगा, उसको क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर पानी नहीं होगा, अगर ड्राई कंडीशंस होंगी यानी कि पानी की शॉर्टेज होगी जहाँ पर, तो बीज में से प्लांट नहीं बनेगा, यानी कि जर्मिनेशन ही नहीं होगा प्लेंट सीड्स का, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। अच्छा, और दूसरा फंक्शन क्या है? देखो, पहला फंक्शन तो हमने ये लिख लिया था। क्या? पहली बात ये कि जर्मिनेशन नहीं होगा अगर पानी नहीं होगा तो, ठीक। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट इसका। फिर सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि जो पानी है वो अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को डिजॉल्व कर लेता है, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है? ईजी हो जाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स, प्लांट के हर एक पार्ट में इजीली पहुंच जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचते हैं इजीली? न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी में और फिर इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं प्लांट के हर एक पार्ट में। ओके, तो ये क्या हो गया? इसका सेकंड फंक्शन हो गया। थर्ड इज थर्ड फंक्शन इसका क्या हो गया कि जो वाटर है वो, ये हो गया इसका थर्ड फंक्शन। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मतलब हद से ज़्यादा ठंड, और हॉट एयर करंट्स। यानी कि पानी क्या है? अगर पानी की मात्रा का पर्याप्त होगी किसी भी प्लांट के अंदर, अगर हम प्रॉपरली पानी देंगे प्लांट की बॉडी को, तो फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स, यानी कि सर्दियों में जैसे जो बर्फीली हवा चलती है ना उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट एयर करंट, और जो गर्मियों में गर्म हवा चलती है उसको बोलते हैं हॉट एयर करंट्स, ठीक है। तो बर्फीली हवाओं से और बहुत ही जो जिसको हॉट एयर करंट मतलब जो लू चलती है गर्मियों में, स्पेशली जैसे अपने जून के टाइम में, मई जून में चलती है ना, लू चलती है, तो उसको बोलते हैं हॉट एयर करंट। तो अगर पानी हमने पूरा प्रॉपर दिया होगा प्लांट को, तो प्लांट क्या है? बर्फीली हवाओं से और गर्म हवाओं से, दोनों से बच जाएगा। ओके, टू मेंटेन मॉइस्चर ऑफ द सॉइल। अब फोर्थ इसका फंक्शन क्या हो गया? टू मेंटेन मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। और इसका क्या फ़ायदा है? फोर्थ इसका फ़ायदा ये है कि इससे क्या है? मॉइस्चर बना रहेगा, मिट्टी में गीलापन बना रहेगा। और अगर मिट्टी में मॉइस्चर होगा, पानी पूरा होगा, तो उससे क्या है? हमारी क्रॉप कैसी होगी? हेल्दी, है ना। हमारी क्रॉप कैसी होगी? हेल्दी। उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी हमारी फसलों की, ठीक है। फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। और हमें खेतों को समय समय पर पानी देना पड़ता है। रेगुलरली मतलब समय समय पर पानी देते रहना चाहिए हमें हमारे खेतों को। तो समझ में आ गया आपको?
यहाँ पर देखो 4 फंक्शन अब आप लिख सकते हो ना आराम से, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं तो अब आप लिख सकते हो ना 4 फंक्शन। ठीक है ना। पहला फंक्शन क्या हो गया वाटर का, ये कि जो है सीड्स हैं वो जर्मिनेट होंगे पानी की प्रेजेंस में। दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में मिक्स होकर के ही सभी पार्ट्स में जाएंगे। ठीक है। और तीसरा फंक्शन क्या हो गया इसका, तीसरा फंक्शन इसका ये हो गया कि जो है पानी इनको बर्फीली हवाओं से, ये थर्ड हो गया, बर्फीली हवाओं से और गर्म हवाओं से बचाएगा। चौथा ये कि वहाँ पे जो मिट्टी का जो है वो मॉइस्चर बना रहेगा, मिट्टी में नमी बनी रहेगी। ठीक है ना, उससे उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। समझ में आ गया। अच्छा, अब आ जाती है प्रॉपर डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है इरिगेशन की, ये आ गई डेफिनेशन। आपको ये डेफिनेशन लिखनी होगी जब भी आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। क्या है डेफिनेशन, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि फसलों को प्रॉपरली टाइम टाइम पर पानी देना, उसको क्या बोलते हैं इरिगेशन। ठीक है। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि समय समय पर पानी देते रहना फसलों को, उनको क्या बोलते हैं इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। ये क्या बोल रहे हैं कि पानी देने का समय जो है और फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार पानी देना है, ठीक है, वो हर एक फसल मतलब एक फसल से दूसरी फसल में अलग अलग होता है। और कई बार वहाँ की मिट्टी का भी फर्क होता है, एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह से अलग भी होती है। ठीक है। और कई बार सीजन पर भी डिपेंड करता है कि कितना कितना पानी देना है या कितना नहीं देना। ओके। जैसे कि जैसे कि आप समझ लो, अब यहाँ पर देखो पहला क्या लिखा है कि कई बार क्रॉप टू क्रॉप पर भी डिपेंड करता है। कैसे, जैसे मान लो अगर हम बात करें चावल की खेती हम करेंगे तो उसमें हमें पानी ज़्यादा चाहिए, गेहूं की खेती करेंगे उसमें पानी कम चाहिए। तो ये तो बात हुई क्रॉप टू क्रॉप की डिफरेंस की। ठीक है। अब बात करते हैं सॉइल टू सॉइल। कई बार मिट्टी ऐसी होती है किसी जगह की जहाँ पर, जैसे मान लो कि ये साउथ में केरला वगैरह साइड में क्या खूब बारिश होती है, जिस भी एरिया में ज़्यादा बारिश होगी वहाँ की मिट्टी पहले से गीली होगी तो वहाँ पे पानी कम देना पड़ेगा। और हमारे राजस्थान में जो है जो मिट्टी है वो सूखी हुई है तो हमारे यहाँ ज़्यादा पानी देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात ये बोलते हैं कि सीज़न टू सीज़न पर भी डिपेंड करती है। अब मान लो बारिश का ही मौसम है, रेनी सीज़न चल रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी हमें कम देना पड़ेगा क्योंकि बारिश के कारण मिट्टी के अंदर पानी की जो कमी थी वो पूरी हो गई है ना। और जब बहुत ज़्यादा समर्स होंगी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो उस टाइम क्या है हमें पानी ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर कि पानी जो देने की जो बात है वो डिपेंड करती है। ठीक है, कि कौन सी फसल है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पर मौसम सीज़न कैसा चल रहा है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर, ये तो मैंने आपको अभी बता ही दिया कि गर्मियों में जो है फ्रीक्वेंसी है वाटर देने की, फ्रीक्वेंसी मतलब कि बार बार पानी देना पड़ रहा है जो, वो हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम जो है रेट ऑफ इवापोरेशन जो है मिट्टी से और लीव से वो बढ़ जाता है ना। क्योंकि आपको पता है कि जब ज़्यादा गर्मी होगी तो मतलब कि ज़्यादा सनलाइट होगी, जब ज़्यादा सनलाइट होगी तो क्या होगा, जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा, कहाँ से, मिट्टी से भी और लीव से भी। इवेपोरेशन का मतलब तो आपको पता ही है ना। इवेपोरेशन का क्या मतलब है कि जो पानी प्रेजेंट है मिट्टी में और लीव्स में वो वेपर्स की फॉर्म में अगर चला जाए वापस एनवायरनमेंट में ज़्यादा गर्मी होने के कारण, उसको क्या बोलते हैं इवेपोरेशन। ओके। आगे हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन के क्या क्या सोर्स हैं, किन किन चीज़ों से हम पानी दे सकते हैं, खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है। सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर, किन किन से, वेल यानी कि कुओं से, ट्यूबवेल से, खेतों में होते हैं ट्यूबवेल भी, ठीक है, तालाबों से, और लेक से, नदियों से, ठीक है, और डैम्स मतलब बांध से, कैनाल मतलब खूब चौड़े चौड़े नाले बनाए जाते हैं खेतों में, उनसे। तो ये सब सोर्सेज किसके हो गए खेतों में पानी देने के लिए, इरिगेशन के। ठीक है। अब हम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स
किसके? इरिगेशन की, यानी कि सिंचाई करने के। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स एंड लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स। जो पानी प्रेजेंट होता है कहाँ कहाँ पर? कुओं में, लेक्स में, बड़े बड़े नालों में, वो सब अलग अलग मेथड से खेतों में पहुंचाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम दो तरह के मेथड है हमारी मेनली इस चैप्टर में, ठीक है, सिंचाई करने के। ठीक है। फर्स्ट वन तो ये हो गए ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि जो हमारे सदियों से चले आ रहे पुराने मेथड हैं खेतों में पानी देने के। ठीक है। और दूसरे हो जाएंगे हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजी वाले मेथड हैं। ठीक है ना, न्यू मेथड्स जो आजकल के मेथड हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं ट्रेडिशनल मेथड, जो पुराने तरीके चले आ रहे हैं, पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे पुराने मेथड्स थे उनमें मेनली क्या है, जो किसान हैं वो खुद अपनी मेहनत से पानी डालते थे और या फिर एनिमल्स का यूज़ मेनली करते थे। ठीक है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड्स। जो हमारे पुराने तरीके हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड है, यहाँ पर कैटल यानी कि जो पशु होते हैं उनकी, या जो किसान की खुद की मेहनत ही ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है। सो दीज मेथड्स आर चीपर, इसलिए मेथड कैसे हैं? सस्ते हैं लेकिन लेस एफिशिएंट हैं। ठीक है। इनका असर थोड़ा कम होता है और ये सस्ते पड़ते हैं लेकिन। ठीक है। तो अब इसके कौन से मेन मेन मेथड है? फर्स्ट मेथड है मोट या बुली सिस्टम। ठीक है। ये आप डायग्राम देख सकते हो इसमें। ठीक है। ये डायग्राम किसका है? मोट सिस्टम का, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पुली सिस्टम। मैं पहले इसको रीड करके बताती हूँ, फिर आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले मोड सिस्टम। मोड सिस्टम को पुली सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए डायग्राम में, इधर ये आ गया मोड सिस्टम। ठीक है। तो मोड सिस्टम में क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये एक रोप लगी हुई है। ठीक है। यहाँ पे फिर ये पुली बना हुआ है, ये पुली बना हुआ है। ठीक है। ये रोप है, ये रोप इस पुली पे से जाएगी। देन क्या होगा, यहाँ पे देखो आप, ये ऐसा ये बकेट टाइप लगी हुई है। तो ये किसान क्या करेगा यहाँ से? ठीक है। ये जो बकेट है, ये जैसे इसके यहाँ पर जो है, यहाँ पर एनिमल बांधा हुआ होगा रोप की एक साइड पे, काऊ या बुल जो भी है। ठीक है। तो यहाँ से ये बकेट जो है नीचे जाएगी वेल में से, और पानी की भर के आएगी जब ये एनिमल इस रोप को इस डायरेक्शन में खींचेगा। ठीक है। तो जब ये पानी फिर ये ऊपर आ जाएगा बकेट से, फिर ये फार्मर क्या करेगा, इसको ऐसे डालता रहेगा यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे ये बड़ा सा नाला टाइप, जिसको कैनाल बोलते हैं, उसमें चला जाएगा। इस तरह से पूरे फील्ड में चला जाएगा पानी। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वन, मोड या पुली सिस्टम। ठीक है। सेकंड है हमारा चेन सिस्टम। अब आप देखना इसको डायग्राम को अच्छी तरह से। चेन सिस्टम, इसमें चेन सिस्टम में क्या है, ये यहाँ पर व्हील है। ठीक है। इस पे क्या है, बकेट लगी हुई है। ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये आप देख सकते हैं, जो ये इसके अंदर यहाँ पर ये इसमें पूरे में वाटर भरा हुआ है इसमें। तो ये, तो अब यहाँ से क्या होगा, ये जो बकेट है ये इसमें से ये ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे करके घूमेगी, और नीचे से फुल पानी की फुल हो करके फिर वहाँ पर से आ जाएगी। ठीक है। तो ये चेन के साथ बंधी हुई है, बकेट यहाँ से चेन के साथ बंधी हुई है। ये ऐसे नीचे जाएगी, यहाँ से पानी के साथ भर के आ जाएगी। ठीक है। और फिर यहाँ पर दूसरा एंड जो है इसका रोप से बंधा हुआ है। तो जैसे अब ये रोप से इसको खींचेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये बकेट पानी की भर के आएगी, और इस तरह से यहाँ से पानी जो है, ये जो हमने ये जो बनाया हुआ है पानी का रास्ता निकलने के लिए, इसमें हम डालेंगे, और यहाँ से जो है फील्ड में जाता रहेगा बकेट में से पानी। तो ये हो गया हमारा चेन सिस्टम। अब हमारा थर्ड वन है ढेकली सिस्टम। ठीक है। तो ढेकली सिस्टम में हम देखेंगे क्या है, इसमें एक साइड तो क्या किया हुआ है, ये देखो, ये हमने बड़ा सा ये लकड़ी का जो है पीस ले लिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। और इसके एक साइड क्या है, हमने ये वेट बांधा हुआ है। ठीक है। अब क्या होगा, एक साइड इसकी ये एक एंड पे है इसके बकेट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जब इसको बकेट को हम नीचे डाल देंगे, ठीक है, जब वो नीचे तक चली जाएगी वेल में, उसके बाद हम यहाँ से इसको वेट को, जैसे हम इसको छोड़ेंगे
तो ये वेट के कारण, इस वेट के कारण जो है ये बकेट ऊपर आ जाएगी पानी की फुल होकर के। ठीक है, फिर यहाँ से ये फार्मर क्या करेगा, इस बकेट को लेकर के यहाँ से पानी डालता रहेगा और इस तरह से ये पानी जो है ये पूरे खेत में चला जाएगा धीरे धीरे। तो ये हो गया आपका थर्ड सिस्टम, ढेकली सिस्टम। लास्ट वन है राहत या लेवर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें राहत सिस्टम में क्या होगा, आप देख सकते हो यहाँ पर ये बुल बांधा हुआ है, यहाँ पर ये पिलर के साथ। ठीक है ना, पिलर के साथ बांधा हुआ है बुल को। तो अब यहाँ से ये बुल क्या है, ये ऐसे राउंड राउंड घूमता रहेगा ऐसे करके। ठीक है, ये राउंड राउंड घूमता रहेगा। और यहाँ से क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं इधर ये व्हील बंधा हुआ है, व्हील के तरफ है ना, व्हील के चारों तरफ क्या बकेट्स लगी हुई हैं। तो बकेट्स यहाँ से नीचे से पानी भरती रहेंगी और ऊपर से ऐसे छोड़ती रहेंगी धीरे धीरे। ये जो आपको दिख रहा है ना नाला टाइप, ये इसमें छोड़ती रहेंगी और ऐसे करके पानी जो है वो पूरे खेत में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके चारों प्रोसेस हो गए हैं इरिगेशन वाले। पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। यहाँ पे क्या नॉर्मली जो आजकल क्या यूज़ किए जाते हैं, पंप यूज़ किए जाते हैं पानी को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए। और उसमें क्या क्या यूज़ होता है, डीजल, बायोगैस या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं वो पम्प्स। ठीक है, और सोलर एनर्जी भी यूज़ होती है इन पंप को चलाने के लिए। जो आजकल, ठीक है, ये तो अभी तक तो जो हो गए थे हमारे पुराने मेथड हुए थे। अब आजकल क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से या डीजल या बायोगैस या सोलर एनर्जी की हेल्प से क्या है, ये जो पानी लिफ्ट करने का काम है, पानी को खेतों तक पहुंचाने का काम है, वो किसके थ्रू किया जाता है, पंप्स की हेल्प से। अब हम करेंगे जो आजकल के मेथड हैं जिसको बोलते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जो आजकल मेथड यूज़ किए जाते हैं इरिगेशन के। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, यानी कि इसमें पानी जो है अच्छे तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, मॉडर्न मेथड्स में यानी कि उसमें ज़्यादा वेस्टेज नहीं है पानी की, उसको जहाँ पहुँचना चाहिए प्रॉपरली वहीं पर पहुँच रहा है। तो उसके मेन मेथड कौन से हैं, फर्स्ट वन है स्प्रिंकलर सिस्टम। फर्स्ट वन कौन सा है, स्प्रिंकलर सिस्टम। और सेकंड वन है ड्रिप सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम। पहले मैं इसको थोड़ा सा रीड करती हूँ, फिर आपको डायग्राम की हेल्प से आपको समझाऊंगी इसको। सबसे पहले हम करेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड, यानी कि जहाँ की ज़मीन ऊंची नीची हो, अनइवन मतलब ऊंची नीची हो, वहाँ पर ये वाला सिस्टम ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है, वहाँ पर ज़्यादा यूज़फुल है। वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, जहाँ पर कि पानी की कमी हो और ज़मीन वहाँ की कैसी हो, ऊंची नीची हो, तो वहाँ पर ये सिस्टम ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप। अब देख सकते हो आप इसमें डायग्राम में, यहाँ पे आप देखो ये किस तरह से पाइप है, ये परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री एंगल वाली पाइप्स हैं। ठीक है, और इनके ऊपर क्या है, ये देखो नोजल्स लगी हुई है, ये ऐसे रोटेट होती हैं, ये घूमती रहती हैं। आर जॉइंट टू द मेन पाइप लाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। ये देखो ये मेन पाइप लाइन है। ठीक है, ये है मेन पाइप लाइन, ये मेन पाइप लाइन। तो इन पे क्या है, ये जो परपेंडिकुलर वाली जो हैं पाइप्स, ये इन पर लगी हुई हैं, इन सबके टॉप पर नोजल्स हैं। जब पानी चलता है तो उनमें से फुहारे की तरह निकलता है पानी, इनमें से सब में से निकलता है। ये रोटेट होती रहती है, नोजल साथ के साथ घूमती भी रहती है। और ये जो पानी है ये नहीं कि सिर्फ एक डायरेक्शन में गिरेगा, ये सारे डायरेक्शंस में ऐसे गोल गोल घूमते रहता है, ये फुहारे की तरह गिरता रहता है पानी। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles। ये मैंने आपको बता दिया कि nozzles में से रोटेट होकर के पानी बाहर निकलता रहेगा। It gets sprinkled on the crop as if it is raining, ऐसा लगता है कि बारिश आ रही है। Sprinkler is very useful for lawns, स्पेशली ये सिस्टम कहाँ पर यूज़फुल है, लॉन्स में, कॉफ़ी के जहाँ पर प्लांट्स लगाए जाते हैं वहाँ पर, सेवरल अदर क्रॉप्स और भी बाकी भी क्रॉप्स के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्प्रिंकलर सिस्टम है बेसिकली, ये आप देख सकते हो, ये पंप लगाया हुआ है।
ठीक है, ये पंप लगा हुआ है, तो इस पंप की हेल्प से जो पानी है वो इस कुएं में से निकलेगा और यहाँ से ये पाइप से निकल करके, ये आप देख सकते हो, ये मेन पाइपलाइन होगी। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर पाइपलाइंस हैं, ये नोजल्स हैं। तो यहाँ पे जैसे बारिश का पानी गिरता है ना, ऐसे ये रोटेटिंग है नोजल्स, यानी कि गोल गोल घूमती रहती हैं पूरे टाइम, और इनमें से फुहारे की तरह थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। सेकेंड वन इज ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम मतलब एक एक बूंद करके पानी इसमें से गिरता रहेगा ड्रिप सिस्टम में। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी कि एक एक बूंद करके पानी गिरेगा। कहाँ पर? डायरेक्टली नियर द रूट्स, जहाँ पर पौधे की जड़ होगी डायरेक्टली वहाँ पर एक एक ड्रॉप करके पानी गिरता रहेगा। तो ठीक है, इसके नाम से आपको पता चल ही रहा है कि ये इसका क्या नाम है, ड्रिप सिस्टम, यानी कि ड्रिप ड्रिप करके ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है पानी रूट के पास डायरेक्टली गिरेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। ये स्पेशली कहाँ पर यूज़ होती है, फ्रूट वाले प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए, गार्डन्स के लिए और ट्रीज़ के लिए। और इसमें पानी की बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होती, और ये एक तरह से बूंद बूंद मीन्स वरदान है उन एरियाज़ के लिए जहाँ पर पानी की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज होती है, जहाँ पानी बहुत ही कम होता है। ये आप देख सकते हो कैसे डायग्राम में, ड्रिप सिस्टम में। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये आप देखो, ठीक है, ये मोटर से पानी निकल रहा है इसमें। ठीक है, ये मेन पाइपलाइन हो गई। अब इसके बाद ये आप देख सकते हो हर एक प्लांट की, ये आप देख सकते हो, ये छोटी छोटी नोजल्स हैं, जो छोटी छोटी नोजल्स हैं, ये कहाँ लगी हुई हैं नोजल्स, डायरेक्ट प्लांट्स की रूट में लगी हुई हैं, आप देखो बिल्कुल, है ना। तो यहाँ से एक एक बूंद पानी है इनमें रूट्स में जाता रहेगा, एक एक बूंद पानी, एक एक ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाएगा। तो इसमें वाटर की वेस्टेज नहीं होती है। स्पेशली जो डेजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ पर ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो पानी की है ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पर होती है, प्लांट के रूट में होती है ना। तो डायरेक्टली जो है पानी वहाँ तक पहुँच जाएगा, पानी की बिल्कुल भी इसमें वेस्टेज नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि वीड्स क्या होते हैं। वीड्स होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स जो हमने मेन हमारी फसल लगाई थी उसके साथ उग जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वीड्स। ठीक है, वीड्स यानी कि वो अनवांटेड प्लांट्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। भूजो एंड पहेली वेंट टू अ नियरली wheat field and saw that देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड। भूजर पहेली ने क्या देखा कि वो गेहूं के खेत में गए, लेकिन वहाँ पर ना गेहूं के जो खेत थे वहाँ पर जो उन्होंने मेन प्लांट लगाया था उनके साथ ना और भी अलग प्लांट अपने आप ही उग गए थे गेहूं के पौधों के साथ। तो हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पजली। तो भूजो ने ये पूछा कि ये तो हमने तो कौन से प्लांट लगाए थे, हमने तो लगाए थे गेहूं वाले प्लांट। ठीक है, अब ये जो उसके अलावा जो प्लांट लगे हुए हैं खेत में, तो ये क्या जानबूझ के लगाए गए हैं क्या, या फिर ये कौन से प्लांट है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन से नए प्लांट्स आ गए। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल, अनडिज़ायरेबल मतलब जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। कई बार क्या होता है खेतों में जो हमने मेन प्लांट लगाया था उसके साथ दूसरे प्लांट भी अपने आप ही उग जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। और इन अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को क्या बोलते हैं, वीड्स। इनको क्या बोलते हैं, वीड्स। ठीक है, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती इन प्लांट्स की, ये अनडिज़ायरेबल होते हैं और ये अपने आप ही उग जाते हैं, इनको कोई नहीं उगाता जाके, इनको किसान नहीं उगाते। तो हमें तो जैसे कि राइस के प्लांट लगाए हैं हमने जिसको हम बोलते हैं पैडी, या हमने वीट के लगाए हैं, लेकिन क्या है वीड्स अपने आप ही उग जाते हैं वहाँ पे। आपने कई बार देखी है खेतों में अपने आप ही अलग अलग से प्लांट जिसको अपने बोलते हैं कि जंगली प्लांट उग गए हैं या घास उग गई है, तो वो क्या होते हैं, अनडिज़ायरेबल, यानी कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती, वो भी उग जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वीड्स। रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आ गई, वीडिंग। अभी आप देखो यहाँ पे दो डेफिनेशन आ गई हैं, है ना। एक आ गई वीड्स, वीड्स क्या होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स, और उन प्लांट्स को निकालना, उनको रिमूव करना, उसको क्या बोलते हैं, वीडिंग। उनको क्या बोलते हैं, वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी
अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि क्या रिक्वायरमेंट क्या है वीडिंग की, ठीक है। तो एग्जाम में कैसे पूछते हैं, डिफाइन वीडिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो आप क्या लिखोगे एग्जाम में, सबसे पहले तो आप ये लिखोगे कि रिमूवल ऑफ वीड्स इज नोन एज वीडिंग, ठीक है, पहली डेफिनेशन होगी। अब अगर पूछते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम क्या बताएंगे, अब हम ये बताएंगे, उसमें आंसर में ये लिखेंगे, वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर। अब क्यों वीडिंग करनी इसलिए ज़रूरी है, ये जो अनवांटेड प्लांट्स हैं इनको निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो हमने मेन हमारे प्लांट लगाए थे उनके साथ कंपटीशन करेंगे, किस किस चीज़ के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए, ठीक है। यानी कि जो हमने पानी दिया, जो न्यूट्रिएंट्स दिए, जो जगह दी और जो सनलाइट, ये सब चीज़ें किसको मिलनी चाहिए थी, हमारे मेन प्लांट को मिलनी चाहिए थी, ताकि उनकी अच्छी तरह से ग्रोथ भी हो और डेवलपमेंट भी हो। अब क्या होगा, ये जो अनवांटेड प्लांट्स हैं ये इन सब चीज़ों के लिए उनसे कंपटीशन करने लगेंगे, उनके जो पानी हमने उनको दिया था वो ये यूज़ करने लगेंगे, जो हमने उनको न्यूट्रिएंट्स दिया था तो ये कहेंगे हमें भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इनमें आपस में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या होगा, जो हमने हमारी मेन फसल लगाई थी उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, दे अफेक्ट, अफेक्ट मीन्स हमारे जो मेन क्रॉप है उसकी ग्रोथ ही रुक जाएगी। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग, स्पेशली जब हम काटते हैं ना फसलों को तब भी बहुत दिक्कत होती है इन वीड्स के कारण। क्यों, क्योंकि ये कैसे हो सकते हैं, ये पॉइजनस भी हो सकते हैं एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए, है ना। तो अगर हम वीड्स नहीं निकालेंगे और सोचो उनमें से कुछ वीड्स जो हैं कैसे हैं, मान लो कोई वीड्स कांटेदार हैं, किसी पे कांटे लगे हुए हैं, कोई वीड्स जो है पॉइजनस हैं, जहरीले हैं, है ना। तो वो अगर उनको फिर कौन खाएंगे आगे, है ना, एनिमल्स भी खाएंगे और हम ह्यूमन बींग्स भी खाते हैं, तो हम सबको नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए वीड्स को निकालना बहुत ज़रूरी है। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। अच्छा, किसान लोग क्या हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके सोचे हुए हैं उन्होंने निकालने के लिए इनको वीड्स को। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स, टिलिंग मीन्स जो जुताई करते हैं ना अपने हल से, वो उसको क्या बोलते हैं, टिलिंग, ठीक है, यानी कि जो हल से जुताई की जाती है। तो कह रहे हैं कि टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। अच्छा, पहला तरीका तो वो ये करते हैं कि जो है फसल हमने मान लो लगानी है, तो लगाने से पहले ही हम देख लेंगे कि खेत में जो अनवांटेड प्लांट्स उगे हुए हैं ना, हम उनकी जुताई कर देंगे, किससे करेंगे, हल से करेंगे, ठीक है। उससे क्या है, ये जो अनवांटेड प्लांट्स थे ये जड़ से ही निकल जाएंगे, अपरूटिंग मीन्स जड़ से निकल जाएंगे और साथ में डेड हो जाएंगे। अब क्या होगा, अब ये जो अनवांटेड प्लांट्स थे ये जड़ से निकल गए, ठीक है, ये डेड हो गए। अब क्या होगा, अब वो सूख करके मिक्स हो जाएंगे मिट्टी के साथ, ठीक है। अब मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएंगे तो क्या होगा, मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएंगे तो जो इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स थे वो मिट्टी में चले जाएंगे, ठीक है। और फिर अब हम जो हमारे प्लांट्स लगाएंगे वो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स को मिल जाएंगे। तो एक बेस्ट वे तो ये हो गया, ठीक है ना, कि उनको जो है रूट से निकाल दो और खेत में ही पड़े रहने दो उनको, ठीक है, उनकी जो है हल से जुताई कर दी जाए जब हमने हमारी फसल को बोना है, बीजों को बोना है उससे पहले ही, ताकि ये जब सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, तो ये क्या है, सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे और जो है इनके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे मेन फसल को मिल जाएंगे। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। और बेस्ट टाइम क्या है वीड्स को निकालने का, कि इससे पहले कि उनमें फूल या सीड और बन जाएं, ठीक है ना, क्योंकि अगर वो और ज़्यादा बढ़ते रहे, उनमें फ्लावर बनते रहेंगे, उनमें और बीज बनते रहेंगे, तो इससे पहले उनको निकाल दो, जितना हो सके उनको जल्दी से जल्दी रिमूव कर देना चाहिए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। दूसरा, पहला तरीका तो हो गया हल से उनको निकाला, दूसरा है अपने हाथ से निकालना, मैनुअली, फिजिकली अपने हाथ से एक एक अनवांटेड पौधे को उखाड़ देना या उसको जड़ के नज़दीक से काट देना, ठीक है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी, इसको खुरपी से किया जाता है। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। और जो कई बार क्या है, सीड ड्रिल को भी, जिससे कि हम लोग बीज बोते हैं, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया पहले के वीडियोज़ में, तो सीड ड्रिल को भी यूज़ किया जाता है इनको उखाड़ने में, अपरूट करने में मीन्स जड़ से उखाड़ने में इन वीड्स को।
वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। ठीक है, अब क्या है, इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स। ठीक है, ये आगे किसकी डेफिनेशन आपकी, वीडीसाइड्स की डेफिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से सुनना और याद भी करना। ठीक है, वीड्स को कंट्रोल किया जाता है कुछ केमिकल्स की हेल्प से जिनको क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स। जो वीड्स को ख़त्म कर दें उनको क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स। जो वीड्स को ख़त्म कर दें उनको क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है, 2,4-D, ये वीडीसाइड का नाम है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लेते हैं तो वीडीसाइड का नाम बताओ किसी का, तो आप क्या लिखोगे, या एग्जाम्पल पूछ लेते हैं तो 2,4-D। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। इनको क्या है, स्प्रे किया जाता है खेतों में ताकि ये वीड्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। ये हमारी जो मेन क्रॉप है उसको डैमेज नहीं करते। ठीक है, वीडीसाइड्स आर डिल्यूटेड विद वाटर। पहले तो ये जो केमिकल्स हैं, वीडीसाइड्स हैं, पहले उनको पानी में डाल के डिल्यूट करते हैं, मतलब उनको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, उनको पतला कर लेते हैं। पहले उनको पानी के साथ मिक्स किया जाता है, डिल्यूट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर उनको स्प्रे कर देते हैं स्प्रेयर की हेल्प से। स्प्रेयर की हेल्प से उनको क्या कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं हमारी फसल पर, है ना। ये देखो कैसे किसान जो है ये वीडीसाइड्स को स्प्रे कर रहे हैं ना, ये देखो आप कैसे स्प्रे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें जो अब जो वीडीसाइड्स हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और जो हमारी मेन फसल है वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा इन वीडीसाइड से। डू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर। यानी कि इसमें क्या पूछ रहे हैं कि जो है, जो वीडीसाइड स्प्रे कर रहे हैं, जैसे ये किसान जो है ये वीडीसाइड को स्प्रे कर रहा है, तो क्या इसके ऊपर भी कोई नुकसान हो सकता है इसका, वीडीसाइड्स का। यस, ऑफ कोर्स हो सकता है। जैसे आप देख सकते हो इस डायग्राम में भी क्या है, इस किसान ने क्या है, अपने नोज़ को और अपने फेस को जो है कवर किया हुआ है ना, कवर किया हुआ है मास्क की हेल्प से। मास्क की हेल्प से कवर किया हुआ है। किस लिए कवर किया हुआ है, क्योंकि उनको जो है जब ये स्प्रे करेंगे तो वो एयर के थ्रू जो है इनकी नोज़ में या माउथ में जा सकता है, जो कि किसान की हेल्थ के लिए जो है, या फिर जो भी कोई स्प्रे कर रहा है उसके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। तो इनको अच्छी तरह से कवर करना पड़ता है, इनको ग्लव्स भी डालने चाहिए। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. ठीक है, ये आपको मैंने अभी बता दिया था कि जब किसी वीड्स में फ्लावर बने या सीड्स बने उससे पहले ही क्या है, हमें स्प्रे करने पड़ते हैं वीडीसाइड्स। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। इससे जो है फार्मर्स की हेल्थ को नुकसान भी पहुंच सकता है, क्योंकि ये मैंने अभी आपको बता दिया, उनके नोज़ और माउथ के थ्रू जो है ये ही जो मेडिसिन है, जो केमिकल्स हैं, वो उनको इनहेल कर सकते हैं, तो उनके सांस के थ्रू जा सकते हैं उनकी बॉडी में ये भी। सो दे शुड यूज़ दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली। उनको बहुत ही ध्यान से इन केमिकल्स को यूज़ करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लोथ, जिसको हम मास्क भी बोल सकते हैं, ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। तो ये केमिकल्स उनको स्प्रे करते हुए उनको उनके नोज़ को, माउथ को अच्छी तरह से मास्क से या कपड़े से कवर कर लेना चाहिए, ताकि वो उनकी बॉडी में एंटर ना करे और ना ही उनको किसी तरह का कोई भी नुकसान हो। इस वीडियो का ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। आगे का चैप्टर हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।